नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सब सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बार बीपीएससी देने वाले हैं प्री, तो उसके लिए आपको काफी हेल्प करेगा क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है। हमारे शरीर के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है वह किस अंग में होता है। आंत में होता है, यकृत में होता है, अमाशय में होता है या अग्नाशय में होता है। तो अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यह हमारे किस अंग से स्रावित होता है, किस अंग में स्रावित होता है, तो ये आपका अमाशय के अंदर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अमाशय में स्रावित होता है और ये आहार पाचन में सहायक होता है। ठीक है, किसमें? आहार पाचन में स्रावित होता है। देखिए, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको और किस नाम से हम जानते हैं? जठर रस के तौर पर जानते हैं, गैस्ट्रिक एसिड के तौर पर जानते हैं, साथ ही साथ म्यूरिएटिक एसिड के तौर पर भी इसको जाना जाता है। तो कई दफा अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे जठर रस पूछ दिया जाए, गैस्ट्रिक एसिड पूछ दिया जाए, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पूछा गया है। और इसे नमक का तेजाब आदि नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉस्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। फॉस्फेट परीक्षण जो होता है, फॉस्फेट टेस्ट जो होता है, वह किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है? दूध, चाय, पानी या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। दूध, चाय, पानी सभी के लिए क्या किया जाता है? फॉस्फेट परीक्षण किया जाता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉस्फेट टेस्ट जो है हमारे रक्त में फॉस्फेट की मात्रा को मापता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो है उसमें कितना फॉस्फेट है उसकी मापन होती है। खनिज फास्फोरस को ऑक्सीजन में अगर हम मिलाते हैं, ऑक्सीजन से अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं, मिलाते हैं, तो यह फॉस्फेट बनता है। ठीक है, खनिज फास्फोरस जो है इसको ऑक्सीजन से मिलाने पर क्या बनता है? फॉस्फेट बनता है। खाने पीने की कुछ चीजों को अगर देखें, जैसे कि बीन्स, नट्स, अनाज, दूध, अंडे, चिकन यानी कि मछली, इन सभी से फास्फोरस जो है हमारी आंतों में प्रवेश करता है और ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है? फॉस्फेट बन जाता है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगी? वायु में, जल में, निर्वात में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की गति जो सबसे अधिक होगी, अधिकतम होगी, वो किस में होगी? निर्वात में होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं आपको बता दूं। 1676 में डेनिश खगोल शास्त्री थे ओले रोमर, जिनका अगर देखें तो 1644 में इनका जन्म हुआ था और 1710 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1676 में इन्होंने प्रकाश की गति को मापने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो एक मापा था ओले रोमर ने। कब? 1676 में। प्रश्न संख्या 4 है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी कि मैक्रोनी गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए है टेट्रिकम एस्टिकम, ऑप्शन बी है टेट्रिकम मोनोकोकम, ऑप्शन सी है टेट्रिकम ड्यूरम और ऑप्शन डी है टेट्रिकम डाइकोकम। तो मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा टेट्रिकम ड्यूरम। ठीक है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? टेट्रिकम ड्यूरम। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को अगर हम देखें तो देखिए, मैक्रोनी गेहूं का बोटेनिकल नेम जो है टेट्रिकम ड्यूरम है। हम लोगों ने भी देखा ड्यूरम गेहूं जो है जिसे पास्ता गेहूं या मैक्रोनी गेहूं भी कहा जाता है, और आप सब इससे फेमिलियर हैं। मैक्रोनी आप सब खाते हैं, पास्ता खाते हैं, है ना। तो ये जो गेहूं होता है एक टेट्राप्लोइड प्रजाति का होता है। क्या होता है? टेट्राप्लोइड प्रजाति का होता है। और ये आम गेहूं के बाद गेहूं की दूसरी सबसे अधिक खेती की जाने वाली प्रजाति है। आम गेहूं जो हम सब जो खाते हैं घर में, उसके बाद दूसरी सबसे अधिक खेती जो की जाती है इसी गेहूं की जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे वैश्विक तौर पे वर्ल्ड में गेहूं उत्पादन का केवल 5 से 8% ही यह पैदा किया जाता है, उपज किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बताना है गॉड पार्टिकल क्या होता है। तो आप सब जानते हैं गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन जो है इसे हम गॉड पार्टिकल के तौर पे जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। और इससे जुड़े फैक्ट्स अगर हम देखें तो देखिए 1964 में परिकल्पित और मार्च 2013 में सत्यापित गॉड पार्टिकल अथवा ईश्वरीय कण जो कहते हैं वह हिग्स बोसॉन को कहा जाता है।
इसके खोजकर्ता पीटर हिग्स और फ्रांस्ता एंगलोट हैं, जिनको कि 2013 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1964 में इसे परिकल्पित किया गया, लेकिन इसे सत्यापित कब किया गया? 2013 में। ठीक है, और इनका जो इस पार्टिकल के खोज करते हैं पीटर हिग्स और फ्रांस्ता एंगलोट, इनको 2013 में भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 6 है फ्यूज। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है विद्युत का रासायनिक प्रभाव है, ऑप्शन बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव है, ऑप्शन सी विद्युत का उष्मीय प्रभाव है और ऑप्शन डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है। देखिए, जो बल्ब होता है उसमें तो आप सब जानते हैं फिलामेंट जो लगा होता है टंगस्टन का बना होता है, लेकिन फ्यूज का सिद्धांत जो है वो किस पे कार्य करता है या उससे क्या होता है? फ्यूज हम सब क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव। देखिए, होता क्या है एक्चुअल में कि हमारे जो घर में सर्किट होता है, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि विद्युत का उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। तो हमारे घर में जो सर्किट होता है, वायरिंग जो होती है, उसे बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, हमारे इक्विपमेंट जो है, होम अप्लायंस जो है, उसे बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो फ्यूज होता है मेनली टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है और ये निम्न द्रव्यमानक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है। इसका प्रयोग हम सब घरों में करते हैं, जिससे कि क्षतिग्रस्त होने से हमारा वायरिंग बच जाता है, क्षतिग्रस्त नहीं होता है। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जो भी हैं, वहां पे हम इन सब का यूज करते हैं, जिससे कि हमारे इक्विपमेंट्स खराब नहीं होते हैं। तो मेनली यही इसका काम होता है। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? निम्न द्रव्यमानक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला ये वायर होता है। किसका बना होता है? टीन और सीसा का। जब अधिक उस पे उष्मा पड़ेगी, जब अधिक वोल्टेज आएगी तो क्या होगी? वो गल जाता है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है या नापी जाती है? वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आपको बताना है कि विद्युत धारा किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है भाई? तो एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा हम किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। ऑप्शन बी। देखिए, यहाँ पे और चीजों को देखिए, विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं, विद्युत विभव को वोल्टमीटर से और प्रतिरोध को पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है या फिर नापा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। देखिए, यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल है कि मान लीजिए कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है, जो अभी हम लोग तो यूज करते हैं एलईडी बल्ब, ये 9 वाट का मेनली हम लोग यूज करते हैं जनरली। लेकिन पहले जो होता था, वो जो येलो कलर का बल्ब जो होता था, तो इसमें क्या होता था कि ये 100 वाट का होता था। ठीक है, तो 100 वाट का जो बल्ब है वो 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? ऑप्शन ए है 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए या फिर 50 रुपए। तो अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, इसमें इसका विद्युत खपत जो होता है, ठीक है, विद्युत खपत जो होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं? तो इसको हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है वाट, ठीक है, वाट इंटू घंटा बटा में 1000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाट कितना है भाई? आपका 100 वाट है, और घंटा कितना है? 10 घंटा चल रहा है, और यहाँ पे बटा में 1000 जब हमको करना है, ठीक है, जिससे कि वाट किलोवाट निकलेगा यहाँ पे। तो अगर इसे कट करते हैं 2 से 2 और 1 से 1, यानी कि 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का खर्च कितना है? प्रति यूनिट कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 रुपए सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 9 कहता है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? मान लीजिए कि एक कील है, ये लोहा का कील है, तो क्या है कि ये पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए कहता है कि लोहे की पारे में जो रासायनिक क्रिया है उसकी प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी कहता है लोहे का भार जो है पानी से अधिक है और पारे से कम है, इसकी वजह से। ऑप्शन सी कहता है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इस वजह से। या फिर पारा पानी से भारी है, इस वजह से। तो देखिए, डेंसिटी की वजह से हो सकता है ना, घनत्व की वजह से हो सकता है। तो लोहे का घनत्व जो है वो क्या है? पानी से अधिक है, इस वजह से पानी में डूब जाता है। लेकिन
लोहे का घनत्व जो है पारे से कम है, इस वजह से इसमें तैरता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी है। लोहे का जहाज जो है जल पर तैरता है, जबकि लोहे की छोटी कील जो है समुद्र में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी, क्योंकि वस्तु का घनत्व जो है उसके द्रव्यमान के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यही कारण है कि लोहे का इतना बड़ा जहाज जो है तैरता है, लेकिन उसकी कील जो है, लोहे का कील अगर आप डालेंगे पानी के अंदर तो डूब जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है, किसी पिंड का अधिकतम भार किसमें होगा? वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा? तो किसी पिंड का अधिकतम भार जो होगा वह किसमें होगा? वायु में होगा। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो मैक्सिमम वेट होता है, अधिकतम भार जो होता है वायु में होता है, और सबसे कम जो होता है वो किसमें होता है? सॉलिड में होता है, यानी कि ठोस में होता है। तो इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे कंप्लीट होते हैं। और आशा करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।